वेलकम बैक स्टूडेंट, वन मोर टाइम। जैसे आपको पता ही है स्टूडेंट, हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब लास्ट लेक्चर में क्या किया है थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में आपने क्या क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन, एक इंट्रोडक्शन देखा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें हमने रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ा था। फिर रैंडम वेरिएबल के आपको पता है दो टाइप होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट क्या होते हैं स्टूडेंट? जो क्या होते हैं काउंटेबल होते हैं, वो होंगे आपके डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और कंटिन्यूअस क्या होंगे? जिनको आप क्या करेंगे मेजरमेंट से कैलकुलेट करेंगे। ये सब तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था स्टूडेंट। अब जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में दो एक्सरसाइज है, एक है 7.1 और एक है 7.2। 7.1 में जितने भी सम आप देखेंगे सब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से डील करेंगे, क्योंकि सब क्या है फाइनाइट नंबर होते हैं। पॉसिबल वैल्यू अगर आप देखेंगे तो एक फाइनाइट पॉसिबल वैल्यू है, तो हम वहां पे किसके साथ डील कर रहे हैं? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के साथ डील कर रहे हैं वहां पे। और फिर 7.2 में आप पढ़ेंगे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बारे में। अब कुछ पैरामीटर्स है प्रोबेबिलिटी के, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, और यहाँ पे क्या है वेरिएंस, देन स्टैंडर्ड डिविएशन। ये तीन क्या है पैरामीटर्स है। किसके पैरामीटर्स है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर है प्रोबेबिलिटी के। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है? तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जैसे आप देख सकते हैं, इफ x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विच कैन टेक द वैल्यूज x1 x2 x3 सो ऑन xn। यानी क्या होगा अगर हम मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं आप। एग्जांपल क्या है आपके पास? x का क्या होगा? कोई भी वैल्यू होगा। x का वैल्यू जैसे 0 है, 1 है, 2 है, ऐसा कोई x का वैल्यू हो गया आपके पास। तो ये जो x के वैल्यू है यही क्या है? x1 x2 x3, यही है स्टूडेंट x1 x2 x3। विथ रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटीज, हम इनकी कुछ प्रोबेबिलिटीज भी कंसीडर कर लीजिए। जैसे मान लीजिए ये हम किसका केस ले लेते हैं? ये केस हम ले लेते हैं यहाँ पे HT TH TT। ये हमने 2 कॉइन टॉस का केस ले लिया। अब 2 कॉइन टॉस में हम नंबर ऑफ हेड के साथ डील कर रहे हैं। अब नंबर ऑफ हेड कितने आ सकते हैं? 0 आएगा, 1 आएगा, या 2 हेड्स आएंगे। अब 0 हेड कितने टाइम आएगा यहाँ पे? 1 टाइम आएगा। 2 हेड कितने टाइम्स आएगा यहाँ पे? 1 हेड कितने टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स आएगा। और 2 हेड 1 टाइम आएगा। लेकिन डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे 4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम ले रहे थे केस, यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा काम आगे आएगा। यहाँ पे x क्या है? 0 1 2 है आपका। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है देखिए, x1 x2 x3 with respect to probability p1 p2 p3 so on pn, then expected value of x is defined as, expected value क्या होगा स्टूडेंट? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 प्लस so on xn pn। यानी हमको x और p का क्या करना है? प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। और प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के बाद उनका सम करना है। यहाँ पे सम करने के बाद जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा वही क्या है? आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है यहाँ पे। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये टोटल है, टोटल को आप समीशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे समीशन ऑफ xi pi, समीशन ऑफ xi pi लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ डिनोट भी करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं i इक्वल टू 1, और यहाँ पे n यानी जितने भी नंबर होंगे। अगर नंबर 5 है तो n के प्लेस पे 5 भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गई आपकी क्या हो गई? एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब अदर वर्ड्स में एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है? सम ऑफ, सम है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट ऑफ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज एंड देयर प्रोबेबिलिटीज। तो वही लिखा है इन अदर वर्ड्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज द सम ऑफ एंड प्रोडक्ट, क्योंकि इन दोनों के बिटवीन में मल्टीप्लाई है तो आप क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है? तो यहाँ पे ये पॉसिबल वैल्यू और प्रोबेबिलिटी का क्या है? प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करेंगे? जैसे हमारे पास मान लीजिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में x है px है। x तो आपको पता है 0 1 2, यहाँ पे हमने कंडीशन ले ली x की। px भी है हमारे पास। अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे क्या लिख ले? x px, ऐसे लिख ले, x और px को मल्टीप्लाई कर ले। अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का तो 0 आएगा, 1 से करेंगे तो ये क्या आएगा आपका? 2/4 आएगा, और ये भी क्या आएगा? 2/4 आएगा। अब टोटल, इनका टोटल करिए, टोटल कितना आएगा यहाँ पे?
देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो 1 टाइम लिखिए, 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू कुछ मिल गया आपको, ये हो गई आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू हो गई। आप कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पे आपका 1 आएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू 1 आ रहा है। अब जर्नल टर्म में एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब समझिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू है क्या आखिर में, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है आपका, मीन ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, यानी ये जो पॉसिबल वैल्यू है इनका जो मीन है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं। अब ये देखिए 0 1 2, मीन तो आपने सीखा होगा स्टूडेंट पहले भी, मीन क्या होता है, एवरेज कहिए या एरिथमेटिक मीन कहिए, मीन कहिए, वही है ये, इनका मीन निकालिए आप, मीन जो आएगा वही क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है। लेकिन आपको यहाँ पे भी देखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी में कि कौन सा कितने टाइम अकर हो रहा है, जैसे 0 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 कितने टाइम आ रहा है, 2 कितने टाइम्स आ रहा है। तो यही है, ये क्या है आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू को इससे डिनोट करते हैं। और कोई लेटर है एक्सपेक्टेड वैल्यू को डिनोट करने के लिए, यस, और भी कोई लेटर है। देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू का और भी नाम देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, इसे मीन भी कह सकते हैं आप, मीन भी कहिए तो भी चलेगा, मीन भी एक्सपेक्टेड वैल्यू ही है। इसका एक और से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये म्यू जो ग्रीक लेटर है म्यू, इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू को। तो आप क्वेश्चन में अगर आपको देखिए एक और नाम है एक्सपेक्टेड वैल्यू का, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन। क्वेश्चन में आप देखेंगे स्टूडेंट, तो क्वेश्चन में एक्सपेक्टेशन भी क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ही है। क्वेश्चन में कभी आपको क्या एक्स करेगा, मीन फाइंड आउट करिए, एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करिए या एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करिए, सबके सब सेम ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, हमको वही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू का जनरल मीनिंग समझ लीजिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, मीन ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, यानी ये जो भी पॉसिबल वैल्यू है इनका जो मीन है वही क्या है, हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू है यहाँ पे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वेरिएंस के बारे में पढ़ेंगे। वेरिएंस क्या है यहाँ पे, तो वेरिएंस देखिए स्टूडेंट, वेरिएंस इफ x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विच कैन टेक द वैल्यूज, सिमिलर है, वैल्यूज क्या है आपकी x1 x2 x3 सो ऑन xn, ऐसी वैल्यूज हो सकती है पॉसिबल वैल्यूज। प्रोबेबिलिटी भी है आपके पास p1 p2 p3 सो ऑन tn तक होगी। तो वेरिएंस क्या होगा आपका, तो वेरिएंस देखिए स्टूडेंट क्या होगा, वेरिएंस का कुछ ऐसा फॉर्मूला है, समीशन ऑफ xi का स्क्वायर pi माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर, ये आपका किसका फॉर्मूला है, वेरिएंस का। यानी हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जैसे आपके पास x px तो है, इसी को xi pi भी कहते हैं स्टूडेंट, आगे सीखेंगे हम क्वेश्चन में। तो ये x स्क्वायर, यानी हमको क्या करना है, ये टर्म को फिर से x से मल्टीप्लाई करना है आपको, एक और बार मल्टीप्लाई करिए x से। तो जब आप इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। यही टर्म को करिए, 0 का 0 ही आएगा, 2 1 से कितना आएगा आपका 2/4 आएगा, फिर इसको भी करेंगे तो 2 2 से कितना आएगा 4/। अब इनका टोटल कर लीजिए, चाहिए तो टोटल करके देख लीजिए कितना आएगा आपका, यहाँ पे 6/4 आएगा। तो ये जो चीज़ है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे एक और टर्म, न्यू टर्म देख लीजिए, इसका मीनिंग है एक्सपेक्टेड गेन कहते हैं इसे, एक्सपेक्टेड गेन, जो क्या है, जिसको ऐसा डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला देखिए समीशन ऑफ xi का स्क्वायर pi, ये है, ये होता है एक्सपेक्टेड गेन। तो यहाँ पे वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए हमको एक्सपेक्टेड गेन में से ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है इसके स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, तब जाके आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे वेरिएंस मिलेगा। वेरिएंस को ऐसे डिनोट करेंगे वॉर, और यहाँ पे x लिखेंगे ब्रैकेट में। और भी कोई है, यस, वेरिएंस को अगर डिनोट करना है आपको तो आप ये भी ले सकते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, ये जानते हैं सिग्मा, ये टर्म सिग्मा, सिग्मा से भी रिप्रेजेंट, सिग्मा का स्क्वायर भी क्या होता है, वेरिएंस ऑफ x है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दीजिए फिर से, क्या होगा ये xi का स्क्वायर pi। अब वो टर्म की जगह आप ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, बहुत सारे लेटर, जैसे आप ये म्यू का भी यूज कर सकते हैं, काफी टाइम स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, तो आप म्यू भी रख सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो ये क्या हो गया आपका, वेरिएंस हो गया। अब स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, देखिए यही टर्म है स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर ये स्क्वायर है, स्क्वायर वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा,
यानी रूट ऑफ वेरिएंस से क्या है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है यहाँ पे। अब स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? इट इज द मैथमेटिकल टूल विच कैन हेल्प टू एक्सेस द हाउ फार द वैल्यूज आर स्प्रेड अबव एंड बिलो द मीन। यानी मान लीजिए ये मीन है आपका, मीन कुछ मिल गया हमको, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वही तो मीन है ना, हमको मीन का कोई वैल्यू मिल गया, जैसे हमारे पास 0 से 2 तक की वैल्यू थी, मीन किधर आ गया आपका 1 पे, आपको क्या मिल गया? ये हमारा आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये हमारा आ गया मीन। ठीक है, अब ये तो मीन तो जानते हैं आप क्या होता है, मीन एवरेज जो निकालते हैं वही मीन है। अब यहाँ पे ये स्टैंडर्ड डिविएशन ये क्या है? स्प्रेड ऑफ डेटा। स्प्रेड ऑफ डेटा यानी ये मीन के आप दोनों साइड जाइए, मीन के ये साइड भी जाइए और वो साइड भी। यहाँ पे ये स्टैंडर्ड डिविएशन आपको बताता है कि जो मीन के अबाव और बिलो, अबाव यानी ऊपर की साइड चले जाइए चाहिए तो अगर डेटा को आप हॉरिजॉन्टल कर दे तो अबाव बिलो, यहाँ पे लेफ्ट राइट भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे मीन के अबाव मान लीजिए, इसको क्या मानिए? बिलो। तो ये अबाव और बिलो कितनी क्या है आपकी डेटा है, वही क्या है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है। जैसे मान लीजिए स्टैंडर्ड डिविएशन का कोई वैल्यू आ गया, स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू आ गया 0.5 ऐसा कुछ आ गया, तो ये 0.5 यहाँ आइए, 0.5 वहाँ जाइए, यानी इतनी रेंज में ही आपका मैक्सिमम डेटा प्रेजेंट है यहाँ पे। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या बताता है कि कितना डेटा जो है आपका वो मीन के साइड स्प्रेड है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो ये है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। और जो मीनिंग स्टैंडर्ड डिविएशन का है वही वेरिएंस भी वही बता रहा है आपको, क्योंकि देखिए सेम ही है, इसी से ये ड्राइव हुआ है। तो वेरिएंस भी यही बताता है कि कितना डेटा आपका मीन के साइड में क्या हुआ है? स्प्रेड हुआ है, यानी मीन के लेफ्ट साइड में कितना डेटा है, राइट साइड में कितना है, यानी ये जो आपको मिल जाएगी, ये जो रेंज मिलेगी, इसी में आपका मैक्सिमम डेटा प्रेजेंट होता है। 90 से 95% डेटा इसी में होता है, तो इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। अब इसका बेनिफिट क्या है यूज़ करने का? जिससे वेरिएंस है, तो वेरिएंस को जैसे आप स्टैटिक्स में पढ़ेंगे, अगर आगे कभी पढ़ेंगे, तो वेरिएंस से रिस्क पता करते हैं कोई भी इन्वेस्टमेंट का कि रिस्क कितना है। अगर वेरिएंस का वैल्यू हाई है तो रिस्क भी हाई है वो बिजनेस में, अगर उसका वैल्यू लो है तो वो डेटा में क्या है, फिर रिस्क भी क्या है, लो है। अगर रिस्क हाई होगा तो वहाँ पे आपको क्या होगा, प्रॉफिट भी हाई होगा। तो जो क्या होते हैं, जो हाई रिस्क लेते हैं, जो भी बिजनेसमैन होते हैं, तो वो देखते हैं कि वेरिएंस का वैल्यू अगर हाई है तो वहाँ पे वो कुछ अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। जहाँ पे देखिए यहाँ पे जहाँ पे वेरिएंस का वैल्यू लो होगा, अगर वेरिएंस का वैल्यू, तो वहाँ पे रिस्क भी क्या होगा आपका, लो होगा। ऐसे ही स्टैंडर्ड डिविएशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू हाई है, स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू हाई है, यानी हमारा जो मीन है, यानी लार्ज डेटा हमारा क्या है, लार्ज एरिया में डेटा क्या है हमारा, फैला हुआ है, डिस्पर्स है लार्ज एरिया में, अगर स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू हाई है। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू लो है तो डेटा हमारा क्लस्टर्ड है, क्लस्टर्ड यानी एक जगह डेटा है, ज्यादातर डेटा, ज्यादा स्प्रेड नहीं है हमारा डेटा। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन आपको बता रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन, कि जो आपका डेटा है वो डेटा लार्ज एरिया में है या फिर क्या है, एक क्लस्टर्ड एरिया में है, यानी यहाँ पे बीच में डेटा है या ज्यादा स्प्रेड डेटा है। तो इसलिए कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन से आपको क्या पता चलता है, डेटा के बारे में पता चलता है कि डेटा ज्यादा स्प्रेड है या डेटा फिर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, नियर है काफी डेटा, तो उसके बारे में आपको स्टैंडर्ड डिविएशन से पता चलेगा। ये एक्सपेक्टेड गेन है, इसके बारे में भी ये देखिए एक्सपेक्टेड गेन यहाँ यूज होता है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड गेन के बारे में भी जान लीजिए, इसके ज़्यादा यूज़ तो नहीं, बस यहाँ पे फॉर्मूले में यूज़ करना है, तो आपको जानना है। कभी कभी आ जाता है एक्सपेक्टेड गेन फाइंड आउट करिए, तो एक्सपेक्टेड गेन यानी क्या, हमको बस ये वैल्यू फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपने देख लिया किसके बारे में, एक्सपेक्टेड वैल्यू के बारे में, फिर वेरिएंस, और यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन है ये हमारा। अब यहाँ पे वेरिएंस याद रखिए, कभी भी आपको कैलकुलेट करना है अगर वेरिएंस, तो वेरिएंस के फॉर्मूले में देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी अगर आपको वेरिएंस भी कैलकुलेट करना है तो विदाउट एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या वेरिएंस को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू को फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरिएंस को आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, न्यू टॉपिक इज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है स्टूडेंट, देखिए, द CDF ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज डिनोटेड बाय कैपिटल F। तो इसको कैपिटल F से आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए फंक्शन, एक स्मॉल फंक्शन होता है जिसको आप F से डिनोट करते हैं, कैपिटल F है, कैपिटल F से किसको डिनोट कर रहे हैं, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जैसे P x लेस देन इक्वल टू x,
इज इक्विवेलेंट टू समीशन ऑफ पी एक्स इक्वल टू एक्स। ओके स्टूडेंट, कुछ समझा स्टूडेंट? नहीं समझा होगा आपको कुछ। एक एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, तब समझेगा आपको। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे किसका ले लेते हैं, चलिए 3 कॉइन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3 कॉइन टॉस, तो 3 कॉइन टॉस में तो जानते होंगे यही आता है, ये। फिर और क्या आएगा इसके बाद? टेल टेल टेल, फिर टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। ये हो गया। जो एन एस कितना है आपको, आप जानते ही हैं एन एस कितना है, 8 है। अब एक्स क्या है हमारा? एक्स क्या है? नंबर ऑफ हेड्स। तो नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं यहाँ पे वो देखेंगे। नंबर ऑफ हेड्स जैसे देखिए 0 हेड्स है, 1 हेड है, 2 हेड है, 3 हेड है, ये सब तो पता है आपको, लास्ट लेक्चर में भी किया था ये सब। अब यहाँ पे x का वैल्यू देखिए, x का वैल्यू कैपिटल X लिखिए, ये x इक्विवेलेंट ऐसे ही होता है। अब ये x का वैल्यू क्या है आपका? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये x का वैल्यू हो गया आपका। अब यहाँ पे हम px का वैल्यू ले लेते हैं, px का वैल्यू। अब देखिए 0 टाइम हेड आने के कितने चांसेस है वो देखिए पहले। तो 0 टाइम हेड एक ही बार आ रहा है यहाँ पे, तो हमने 1 ले लिया। 0 टाइम हेड एक बार आ रहा है। 1 टाइम हेड कितनी बार आएगा? 1 टाइम, 1 टाइम। देखिए 1 टाइम कितना है? 2 टाइम हेड कितनी टाइम आएगा? 3 टाइम। और ये 3 टाइम हेड कितनी बार? पर प्रोबेबिलिटी में हमको इसको टोटल नंबर से क्या करना पड़ेगा? आपको डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे। डिवाइड बाई 8, डिवाइड बाई 8, डिवाइड बाई 8। तो ये स्टूडेंट क्या हो गया हमारा? पी एक्स। अब यहाँ पे देखिए ये फंक्शन जो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे अभी, ये एफ एक्स क्या होता है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है? ये प्रोबेबिलिटी सबसे पहले देखिए, वन बाई 8 तो वैसे ही वो ले लिया आपने। लेकिन जब हमको F2 पता करना, F1 पता करना है यहाँ पे, तो आपको जब F1 पता करना है तो यहाँ पे क्या लिखा है? x लेस देन इक्वल टू 2, यानी आपको इसकी भी प्रोबेबिलिटी कंसिडर करनी है और इसकी भी करनी है, दोनों की कंसिडर करनी है और दोनों को ऐड करना है आपको यहाँ पे। तो ये 1 और 3 क्या हो जाएंगे आपके? 4 डिवाइड बाय 8। जब आप यहाँ पे किधर जाएंगे? F2 पे जाएंगे। तो F2 पे जब आप जाएंगे तो आपको P0, P1, P2 तीनों को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए लेस देन इक्विवेलेंट टू, लेस देन इक्विवेलेंट टू यानी क्या? 2 तो कंसिडर करना है प्रोबेबिलिटी, लेकिन 2 से जो लेस है वो सब भी कंसिडर करना है। और फिर सब कंसिडर करना है तो सबको ऐड करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे 1, 3, 3 कितने हो जाएंगे आपके? 7/8 हो जाएंगे। और सब ऐड करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा? देखिए स्टूडेंट ये सिमिलर है, जैसे यहाँ पे इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। ये सिमिलर है जैसे हम मीडियन में आप क्या करते थे? मीडियन में CF लेते थे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जैसे लेस देन टाइप, उसमें हम क्या करते थे? यही तो करते थे। फर्स्ट नंबर वैसे ही होता था, नेक्स्ट नंबर के लिए हम इन दोनों को ऐड करते थे। आगे जाने के लिए फिर आपको ये तीनों वैल्यू को ऐड करना पड़ता था, फिर और आगे आने के लिए आपको फिर ये सबको ऐड करना पड़ता था। तो ये वही है स्टूडेंट, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मान लीजिए कभी आपको क्वेश्चन में दिया है कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को फाइंड आउट करिए, तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए x और px है आपके पास, तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। सिमिलर है स्टूडेंट, फर्स्ट वैल्यू वैसी रहेगा, सेकेंड वैल्यू के लिए आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, थर्ड वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे? इन तीनों को ऐड कर देंगे। ओके, फिर लास्ट वैल्यू में आप क्या करते जाएंगे? जैसे जैसे आप आगे जाएंगे उतने वैल्यूज को क्या करते जाएंगे? ऐड करते जाएंगे। तो यही आपका क्या होगा? CDF यानी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये जो पैरामीटर्स है जो आप अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू है, वेरिएंस है, फिर आपका ये है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये सब देखिए ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में भी है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में भी है। अभी हम डिस्क्रीट के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए बार बार हमको यहाँ पे रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है कि इट इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ओके, ये सब कंटिन्यूस में भी पढ़ेंगे 7.2 में, तो वहां पे कंफ्यूज मत होइएगा स्टूडेंट। ये किसके लिए? सब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 तक लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है? फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू इन वेरिएंस ऑफ x मीन्स रैंडम वेरिएबल ऑफ द फॉलोइंग PMF। अब यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है? एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस। अभी हमने देखा एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला आपने देखा, वेरिएंस का भी फॉर्मूला आपने देखा, तो सिमिलर है। फॉर्मूले में जो टर्म है उसको कैलकुलेट करिए, फिर फॉर्मूला पुट करिए, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लिए, आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे।
डेटा देखिए ऑलरेडी डेटा गिवन है, तो यहाँ पे हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमको ऑलरेडी एक्स और पी एक्स का वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन। ओके, क्या लिखेंगे आप? सोल्यूशन लिखेंगे। अब सोल्यूशन में क्या करेंगे, एक्स और पी एक्स, जैसे आपको पता ही है एक्स पी एक्स तो गिवन है, तो लिखेंगे एक्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी एक्स। जैसे देखेंगे, अगर मैंने कहा टेक्स्ट बुक में अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक्स क्या है, एक्स आई है, पी एक्स को पी आई भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और क्या करना है आपको, अब यहाँ पे देखिए डेटा लिख सकते हैं आप, इसका डेटा क्या है, तो ये यहाँ पे -2 -1 0 1 2 ऐसा गिवन है आपको। अब वो क्या है, तो उसका वैल्यू भी हमको गिवन है ना, देखिए ना, यहाँ पे 0.2 है, फिर 0.3 है, 0.1 है, फिर 0.25 ये गिवन है। लेकिन एक्सपेक्टेड वैल्यू में हम इन दोनों का आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। तो प्रोडक्ट के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम एक और टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स आई पी आई। फिर वेरिएंस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स आई का स्क्वायर पी आई, ये भी करना पड़ेगा आगे वेरिएंस के लिए। तो लिखते जाते हैं, अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, लिखते हैं इसको। देखिए ये मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 0.4 आएगा। 1 से करेंगे तो सेम आएगा, बट साइन माइनस की याद रखिएगा। 0 से करेंगे तो 0 आएगा आपका, फिर 1 से करेंगे फिर सेम आएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 से करिए तो 25 का डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा 25 का। ओके, अब यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं टोटल, किसका टोटल है ये, एक्स आई पी आई का टोटल है। कितना टोटल है, अब यहाँ पे टोटल में देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये नेगेटिव टर्म्स है, ये क्या है, पॉजिटिव टर्म्स है। ऐसा आप डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। कितना हो जाएगा वो, -4 -3, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -0.7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 0.15 0.50, क्योंकि माइनस माइनस है इसलिए ऐड होके इतना हो जाएगा, लेकिन साइन ग्रेटर की आएगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.65। अब माइनस प्लस माइनस होता है, ये ले लीजिए 0 यहाँ पे कैरी कर लीजिए, फिर ये 5, ये 0 पॉइंट पर ग्रेटर का साइन, यानी कितना आएगा, -0.05 आएगा आपका आंसर यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे ये भी फाइन, ये वेरिएंस में आपको ये काम आएगा। तो वेरिएंस, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली अगर इससे मल्टीप्लाई कर ले, देखिए ये दोनों कॉलम को देखिए, अगर ये x ये एक्स आई से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स आई का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करिए, आपको ये मिल जाएगा। जैसे देखिए 4 2 जा कितना होगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 0.8 आएगा। 1 से करेंगे तो सेम ही आएगा, कुछ चेंजेस तो नहीं होंगे। फिर यहाँ पे 0 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा आपका। मूव करिए आगे, देखिए 1 को फिर से करिए, 1 का तो सेम आएगा फिर से। फिर करिए, देखिए 2 से करेंगे तो 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 1.00 आ जाएगा आपका। फिर उसको भी ऐड करेंगे आप, उसको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल। लेकिन ये टाइम टोटल किसका होगा, अब टोटल में देखिए, टोटल में क्या है, यहाँ पे ये 5 है, टोटल कर लीजिए 5। अभी 8 3 11 11 1 12 2 1 कैरी, फिर ये 1 1 2, यानी कितना आएगा, 2.25 आ जाएगा आपका यहाँ पे। ओके, अब इसको एक बॉक्स बना दीजिए आपको चाहिए तो। ओके स्टूडेंट, तो बॉक्स बना लिया हमने, हमको मिल गया ये। अब क्या चाहिए आपको, जो फाइंड आउट करना है आप उस पर मूव करेंगे। हमको क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू।
तो आप लिखेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू को याद रखिए डिनोट किससे करते हैं, EX से डिनोट करते हैं। फार्मूली याद है एक्सपेक्टेड वैल्यू की, क्या है फॉर्मूली, XI/PI, वो तो ऑलरेडी मिल गया, कितना आया -0.05, ये मिल गया हमको ये एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब वेरिएंस में मूव करेंगे, तो वेरिएंस के लिए वेरिएंस का फॉर्मूला डायरेक्टली आप ये भी लिख सकते हैं वॉर एक्स भी क्या है आपका वेरिएंस ही है। अब वेरिएंस के लिए क्या करना है, तो वेरिएंस में सबसे पहले इसका समीशन, क्या समीशन है, XI का स्क्वायर PI माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर। रिमेंबर स्टूडेंट, याद है स्टूडेंट। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, इसका वैल्यू कितना आया 2.25 माइनस इसका वैल्यू देखिए ये कितना है, इसका वैल्यू -0.05 का स्क्वायर करेंगे आप 0.05 का। देखिए नेगेटिव का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव का स्क्वायर यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 का 25 आ जाएगा 0.0025, ये आ जाएगा आपका इसका स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट करिए, एकदम इजी सब्ट्रैक्शन है। 25 को ले लीजिए वहाँ पे 0.000, अब करिए ये 10 हो जाएगा आपका, ये 9, ये 4 हो जाएगा, फिर ये 7, ये 4, यानी क्या आएगा आपका 2.2475। ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया आपका, ये क्या आ गया आपका वेरिएंस। ओके स्टूडेंट, तो आपका वेरिएंस मिल गया आपको। तो ये 9th क्वेश्चन था, इतना ही करना था हमें, एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस को फाइंड आउट करना था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस, यानी सिमिलर क्वेश्चन है, यानी फॉर्मूले तो वही, यही फॉर्मूले, सेम बॉक्स बनेगा XI/PI, XI² PI, ठीक है। बॉक्स भी बनाना है, लेकिन बॉक्स बनाएंगे कैसे आप, क्योंकि बॉक्स बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, XI/PI चाहिए, बट यहाँ पे आपको XI/PI टेबल ऐसा कुछ गिवन नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, हमको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल खुद बनाना पड़ेगा, जैसे हम लास्ट लेक्चर में बार बार बनाते थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, तो यहाँ पे हमको वही करना पड़ेगा। सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे XI/PI, XI² PI, ये करके आप क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए वेयर X इज द नंबर ऑब्टेन ऑन अपरमोस्ट फेस व्हेन अ फेयर डाई इज थ्रोन। अब फेयर डाई यानी 1 डाई की बात हो रही है, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख लीजिए। जहाँ सैंपल स्पेस आपने लिख लिया तो आप देखिए एक कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। फिर कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो सोल्यूशन में सबसे पहले लिखिए S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये हो गए। 1 डाई में क्या आता है, इतने ही नंबर आएंगे 1 डाई में आपके 1 2 3 4 5 6। अब आपको क्या चाहिए, x देखिए, अब x की बारी आएगी। x क्या है, तो लिखेंगे आप लेट x डिनोट्स नंबर ऑब्टेन्ड on uppermost face। अब अपरमोस्ट फेस यानी क्या होता है, जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो जो ऊपर नंबर आता है वही होता है अपरमोस्ट फेस। अब अपरमोस्ट फेस पे कुछ भी आ सकता है, आपके पास 6 वैल्यूज है, कुछ भी, यानी x की जो वैल्यूज है वो क्या हो सकते हैं, x का वैल्यूज 1 से 6 तक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप जानते थोड़ी ना है क्या आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल स्टार्ट कर सकते हैं ड्रॉ करना। आपके पास x है जो किसके इक्विवेलेंट है, XI के। अब यहाँ पे कभी PI लिख लिया तो कंफ्यूज मत होइए, PI क्या है, प्रोबेबिलिटी ही है PI। अब यहाँ पे आगे लिख लेते हैं XI/PI, फिर क्या करना है आपको, XI का स्क्वायर PI। जैसे यहाँ पे टेबल बनाया वैसे सेम टेबल बनाना है, कुछ गड़बड़ मत करिएगा, ठीक है।
अभी एक्स आई देखिए, एक्स आई क्या है, एक्स आई का नंबर 1 2 3 4 5 6 इतने नंबर है एक्स आई के आपके। ओके, अब प्रोबेबिलिटी क्या है, देखिए 1 आने के कितने चांसेस है, 1 एक ही बार आ सकता है, 2 भी 1 टाइम आ सकता है, यानी जितने भी नंबर है यहाँ पे सब कितने टाइम्स आ सकते हैं, 1 टाइम, और टोटल कितना है 6, यानी हर नंबर की आने की पॉसिबिलिटी 1/6 है आपकी यहाँ पे भी 1/6, ये भी 1/6, यानी सबकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या है, सेम है। सब क्या आ गई प्रोबेबिलिटी, 1/6 आ गई सबकी प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है आपको, एकदम सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। 1 को देखिए सिर्फ न्यूमरेटर से करिए मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से नहीं। 1 1 ज़ा 1, 1/6, 2 1 ज़ा 2/6, 3 1 ज़ा 4 1 ज़ा, ओके ये आ गया आपका इतना। अब वो एक्स आई इसमें भी सेम, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को देखिए, ये दोनों लाइन कॉलम को, एक्स आई और एक्स आई पी आई मल्टीप्लाई करिए, मिल जाएगा आपको। 1 1 ज़ा वहाँ पे भी क्या आएगा आपका, सिमिलर केस है, क्या आएगा 1/6 आएगा। देखिए 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा, तो यहाँ पे क्या आएगा 4/6, 3 3 ज़ा 9/6 स्टूडेंट, 4 4 ज़ा 16/5, 5 Z 25/6 6 है। ओके, तो ये आपको मिल जाएंगे यहाँ पे वैल्यूज़ मिल गई, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसका टोटल, इसका भी टोटल को फाइंड आउट करने जाएंगे आप। यहाँ पे लिखेंगे आप टोटल ऑफ एक्स आई पी आई और टोटल ऑफ, टोटल में क्या है, सबके डिनोमिनेटर में सेम नंबर है तो वो तो वही रहेगा, सिर्फ न्यूमरेटर के टर्म्स को ऐड करिए, आपको अपने आप क्या मिल जाएगा, आपका मिल जाएगा टोटल 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, और 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ओके, अब वहाँ पे क्या आएगा, एक्स आई स्क्वायर पी आई क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए 1 4 5 5 और 9 कितना होगा, 5 और 9 14 14 16 30 में 25 ऐड करिए तो 55 में 36 ऐड करिए 91 आएगा, 91। ओके, तो ये आ गया। इसके बाद इसको क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे टेबल वार फॉर्म में। ओके, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे वही एक्सपेक्टेड वैल्यू और क्या चाहिए, वेरिएंस ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू, डायरेक्टली ई एक्स भी लिख सकते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है आपका, एक्स आई पी आई, डायरेक्ट लिख लीजिए, कितना आया 21 कैंसिल होता है, देखिए 3 का टेबल पढ़िए, 3 2 Z 3 7 Z आ गया आपके कितना 7/2 एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल गया आपको। अब वेरिएंस फाइंड आउट करना है अभी आपको। एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल गया आपको 7/2। अब क्या फाइंड आउट करना है, वेरिएंस भी चाहिए ना हमको क्वेश्चन में, तो वेरिएंस के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो वेरिएंस के लिए लिखेंगे वॉर ऑफ एक्स। वेरिएंस क्या होता है, समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर पी आई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे वही वैल्यू पुट करना है आपको। देखिए ये वैल्यू किधर है, यहाँ पे देखिए ये वैल्यू है हमारे पास, कितना है 91/6 है, माइनस ये इसका स्क्वायर चाहिए आपको, स्क्वायर यानी 7/2 का हमको क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर
तो ये 91/6, 7 का स्क्वायर 49 और 2 का 4 आएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं, पहले डिनोमिनेटर को आपको सेम करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सेम करने के लिए क्या, सेम करिए। सेम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दोनों 12 बना सकते हैं। दोनों को 6 के टेबल में भी 12 आता है, 4 के टेबल में भी 12 आता है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे 91/6 माइनस 49/4, इनको क्या बनाना है आपको, 12 बनाना है। 12 के लिए 3 से मल्टी, और इसको किससे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म थोड़ा देखिए चेंज हो जाएगा आपका। कितना आएगा ये 182/12, और ये कितना आ जाएगा 49 3 तो 147। अब डिनोमिनेटर सेम है तो आप 1 टाइम लिखना है, पता है आपको, और ऊपर वाले टर्म्स को क्या कर देना है आपको, माइनस कर देना है। जैसे 182 में से 147 जाएगा तो क्या बचेगा, 35 बचेगा आपका। ठीक है, अब इसको कैंसिल करना चाहेंगे आप तो ये कैंसिल होने वाला नहीं है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। किसका आंसर है, ये हमारे वेरिएंस का आंसर हमको मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट एक बात जानिए कि यहाँ पे ये जो आपकी टेक्स्ट बुक है अभी जो पब्लिश हुई है, तो टेक्स्ट बुक में क्या है, इसका आंसर रॉन्ग दिया है। अगर हम अपनी कैलकुलेशन से करेंगे तो आंसर यही आना चाहिए, बट टेक्स्ट बुक में इसका आंसर क्या दिया है, रॉन्ग दिया है। तो फिर कंफ्यूज मत होइएगा इसके लिए। ठीक है, यही करेक्ट आंसर है इसका। ओके, मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। 2 numbers are selected random without replacement. Important देखिए स्टूडेंट, without replacement from the first 6 positive integer, let x denote the larger of the 2 numbers obtained from ex. जैसे इंटीजर आप पता है आपको स्टूडेंट, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी है, बट हमको यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव को कंसिडर करना है। अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे तो स्टार्टिंग के 6 इंटीजर क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 यही होंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, अगर आप कहेंगे 2 numbers are selected from, किससे सिलेक्ट करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6, इसी में से सिलेक्ट करना है हमको कोई भी 2 नंबर। अब x देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे x को समझना आपको काफ़ी ज़रूरी है क्वेश्चन में। आप x नहीं समझ पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। ये आपको ऑलरेडी दिया है, x क्या है, लेट x denotes द लार्जर x denote the ओके स्टूडेंट, पहले देखिए कितने आप सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, इसमें से हमको कितने सिलेक्ट करने हैं, 2 सिलेक्ट करने। हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा। परम्यूटेशन कब यूज़ करते हैं, जब अरेंजमेंट होता है तब हम परम्यूटेशन का यूज़ करते हैं। कॉम्बिनेशन का यूज़ कब करेंगे, जब आप सिलेक्शन करते हैं तब हम कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये 6 में से कोई 2 नंबर को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर हमारा S क्या है, मान लीजिए सैंपल स्पेस है, S क्या है, S आपका सैंपल स्पेस है। तो यहाँ पे NS क्या होगा, तो NS में क्या होगा, टोटल कितने नंबर है, 6 में से कितने सिलेक्ट करेंगे, 2। तो 6C2 लेंगे आप। अब 6C2 कैसा होगा, पता है आपको, 2 से 1 तक जाइए, 6 से कहाँ जाएंगे, 5 पे जाएंगे, कैंसिल करिए, 2 1 जा 2 3 जा, तो कितना आएगा आपका ये, यानी NS हमको मिल गया। यहाँ पे NS का वैल्यू कितना आने वाला है हमारा, 15 आएगा NS का वैल्यू यहाँ पे। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, हमको 2 नंबर सिलेक्ट करने हैं। अब x देखिए, x क्या है, तो ये x ही मेन है आपका। यहाँ पे लेट x denotes the larger of the 2 number।
यानी आप जो दो नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें से जो आपका ग्रेटर या लार्जर नंबर होगा वो है आपका x हो सकता है। अब स्टूडेंट अगर यहाँ पे देख लेंगे, अगर मान लीजिए आपने 2 नंबर, सबसे ग्रेटर नंबर ये है 6, अब 6 के साथ आप किसको भी सिलेक्ट करिए 6 क्या होगा, हमेशा ग्रेटर होगा। 5 के साथ आप ये देखिए, ये पहले वाले नंबर को सिलेक्ट अगर करते हैं तो 5 भी आपका क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। 4 के साथ अगर आप 1 2 3 को सिलेक्ट करेंगे तो 4 आपका वहां पे क्या होगा, ग्रेटर होगा। 3 के साथ अगर आप 1 और 2 को लेते हैं तो यहाँ पे 3 क्या होगा आपका, ग्रेटर होगा। यहाँ पे 1 और 2 में क्या होगा, 2 ग्रेटर होगा और 1 क्या होगा। ये बताया क्यों जा रहा है आपको, इसलिए बता रहे हैं कि ऐसी पॉसिबल केस है जहां पे 6 भी ग्रेटर हो सकता है, 5 भी ग्रेटर नंबर आपका हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी, 2 भी हो सकता है कुछ केस में, लेकिन 1 कभी भी आपका ग्रेटर नंबर हो सकता नहीं है यहाँ पे। तो इसीलिए जो x का जो वैल्यू होगा आपका, पॉसिबल वैल्यूज जो है x के, वो क्या हो सकते हैं आपके, 2 हो सकता है, इधर 3 हो सकता है, 4 5 या 6 हो सकता है। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, x के वैल्यूज हो गए। अब यहाँ पे देखिए, कंसीडर कर लीजिए व्हेन x इक्वल टू 2। चलिए मान लिया x का वैल्यू क्या है, 2 है। अब क्या होगा आगे, तो हम यहाँ पे आप क्या करेंगे, इफ वन ऑफ द नंबर इज 2 देन अदर नंबर, अगर देखिए अगर एक नंबर आपका 2 है तो दूसरा नंबर उससे क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि 2 यहाँ पे क्या है, लार्जर नंबर है ना आपका। तो इफ वन ऑफ द नंबर इज 2 देन अदर नंबर इज स्मॉलर देन 2, क्या होना चाहिए, वो स्मॉलर देन 2 होगा। स्मॉलर देन 2 का मतलब क्या है, वो 2 से क्या होगा, कम। अब 2 से कम क्या हो सकता है, बताइए स्टूडेंट, 2 से कम क्या होगा, यहाँ पे 1 है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज 1। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप n की बात करेंगे, नंबर देखिए कितने नंबर ऐसे हैं, एक ही नंबर है, एक ही वे में सिलेक्ट होगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। अगर आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पता करना है तो प्रोबेबिलिटी जब 2 होगी तो कितनी हो सकती है, देखिए नंबर कितना है 1 और फिर टोटल कितने आपके नंबर है 15, तो ये मिल गई आपको प्रोबेबिलिटी मिल गई यहाँ पे। ये तो हो गया जब x का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, तो हमने यहाँ पे उसके लिए क्या ढूंढ ली, हमारी प्रोबेबिलिटी ढूंढ ली। लेकिन अब इसी तरह से x का वैल्यू 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम केस किसका लेंगे, व्हेन x इक्वल टू 3, यानी अब x का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा आपका यहाँ पे। तो अब यहाँ पे सिमिलर स्टेटमेंट आपका आएगा, इफ वन ऑफ द वैल्यू या वन ऑफ द नंबर इज 3 देन अदर नंबर इज स्मॉलर देन, यानी दूसरा नंबर क्या होगा, स्मॉलर देन 3 होगा। अब स्मॉलर देन 3 की बात करेंगे तो स्मॉलर देन 3 क्या है, तो स्मॉलर देन 3 क्या होगा, 1 2 होगा। लेकिन आप देखिए 2 नंबर को सिलेक्ट कर रहे हैं, एक नंबर तो आपका 3 हो गया, यानी ये जो 2 नंबर है इसमें से आप कोई एक ही को सिलेक्ट करने वाले हो आप वापस यहाँ पे। तो जब सिलेक्शन आ जाएगा तो आपको कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा, यानी इन दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है। तो अगर यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन लगाएंगे नंबर ढूंढने के लिए, तो कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है आपका 2C1, यानी इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। और कॉम्बिनेशन में आपको पता है 2C1 का आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। मिल गया आपको ये 2। इसी तरह से आप इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढ सकते हैं, x इक्वल टू 3 पे क्या होगी प्रोबेबिलिटी, देखिए n कितना है आपका, नंबर कितने हैं 2 और टोटल कितना है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, 4 के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, 5 के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं और 6 के लिए भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सिमिलरली किसका वैल्यू ले लेंगे आप, अब सिमिलरली में आप px इक्वल टू 4 ले लेंगे, px इक्वल टू 4। अब 4 में क्या हो जाएगा, एक नंबर और बढ़ जाएगा, क्योंकि कितने नंबर होंगे आपके पास, वहाँ पे 3 ऑप्शन होंगे, 3 में से एक सिलेक्ट करेंगे, 3C1 का आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, 3/15। उसी तरह से x इक्वल टू 5 के लिए 4/15 आएगा, x इक्वल टू 6 के लिए
5 अपॉन, अब आपको क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास x की भी वैल्यू है यहाँ पे और px की भी वैल्यू है, तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट यहाँ पे फाइंड आउट करना। तो फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, वही जो करते थे, x लिखेंगे, टेबल बना लेंगे, x कहिए या xi कहिए, फिर px कहिए या pi कहिए, फिर xi pi कहिए। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज क्या है आपके x की वैल्यू कहाँ से शुरू है, 2 से स्टार्ट है, 2 3 4 5 6, ये x की वैल्यू हो गई आपकी। अब यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी क्या क्या है, पहले प्रोबेबिलिटी 1/15, 2/15, तो प्रोबेबिलिटी लिखिए इनकी, इसकी क्या है 1/15, इसकी 2/15, इसकी क्या होगी 3/15, 4/15, 5/15। ओके, ये आपके आ गई रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज आ गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आपको क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू मिलेगा। देन न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करिए, 2 1 जा क्या होगा स्टूडेंट, 2 1 जा 2, 3 2 जी, 4 3 जे, 5 4 जा और 6 5 जा। ओके, देन इसका क्या करना है, हमको टोटल करना है लास्ट कॉलम का। यहाँ पे वेरिएंस नहीं है, एक और मत बनाइएगा कॉलम, वेरिएंस नहीं है, सिर्फ क्या है एक्सपेक्टेड वैल्यू है। देन इसमें ही आपका काम हो जाएगा। इसका टोटल कर लीजिए, टोटल ऑफ xi pi इज इक्वल टू, देखिए सबके डिनोमिनेटर सेम, तो डिनोमिनेटर तो एक ही टाइम आएगा। न्यूमरेटर को ऐड करिए, 30 to 80 50 हो गया। 50 में आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये ऊपर वाला 20 हो गया, 50 और 20 कितना हो गया, 70 हो गया आपका। ओके, तो 70/15 आ गया यहाँ पे। 5 से कैंसिल करेंगे तो और भी कुछ मिल सकता है आपको, कैंसिल कर लीजिए। चलिए लिखिए, देयरफॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन्स ex इज इक्वल टू समीशन ऑफ xi pi इज इक्वल टू 70 अपॉन, जिसको 5 से अगर कैंसिल करेंगे तो ऊपर 14 आएगा, नीचे आपका कितना आएगा 3 आएगा, तो 14/3 आएगा। अब इसको अगर आपको चाहिए तो फ्रैक्शन में रखिए, या फिर अगर इसको आपको कट करना है, कभी आंसर पॉइंट में भी दिया रहता है तो कट कर लीजिए। 3 4 12 होगा, 2 बचेगा आपका, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे आप, फिर क्या आएगा 3 6 ऐसा आते रहेगा, तो 6 7 लिख देंगे आप। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ पे। ओके।